Alright, hey guys and what's up everybody, it's Devesh back it again with a fresh video. So आज की इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं आपको चैप्टर नंबर 5 साइबर क्राइम एंड लॉ। बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 है, जो साइबर क्राइम वाली बुक का। साइबर क्राइम की यूनिट नंबर 5 पे आ चुके हैं। आपकी बुक का ये लास्ट चैप्टर होने वाला है। इसके बाकी जो चैप्टर है सारी यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 सारी यूनिट्स में अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लाइन से सारी वीडियो है, जाके आप उन्हें भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम करवाएंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का चैप्टर 1 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो हम इसको करवाने वाले हैं कंप्लीट, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और एक चीज और बता दूं, अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं, नोट्स के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ फ्रेंड्स, तो आइए करते हैं चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट, जो कि हमारा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले देखो, मैंने ऊपर लिखा है 5.1, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, और ये हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद बुक ही खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, यूनिट वाइज मैंने दे रखा है, जाके देख लेना। देखो, रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या होती है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी का काम क्या होता है, उसको पावर्स कौन देता है, तो ये सारी चीजें जानना जरूरी है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ज्यादा लंबी नहीं लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं PKI से। ये जो PKI भैया है, ये क्या करते हैं, कहानी शुरू होती है PKI से। ये बात है कम से कम 50,000 करोड़ साल पुरानी बात है। ठीक है, तो PKI जब आए थे तो PKI ने क्या कहा, यहाँ पे एक बंदा आया। ठीक है, ये बंदा आया, इसने बोला कि मेरे को ना अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना है, तो मैं उसके लिए क्या करूं। तो एक बंदा और आया, ठीक है, ये वाला, तो इसने बोला इसको कि ना भाई एक काम कर, सर्टिफाइंग अथॉरिटी से ना अपना डिजिटल सिग्नेचर बनवा ले या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बनवा ले, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवा ले। इसने बोला चलो ठीक है बनवा लेंगे। अब बनवाते कैसे हैं, तो इसने बोला भाई देख, बनवाने का एक प्रोसेस है, थोड़े पैसे मेरे को दे, मैं बनवाता हूँ। तो ये जो था ना, इसको हम बोलते हैं कंट्रोलर। क्या बोलते हैं, कंट्रोलर। ये हो गया हमारा कंट्रोलर। अब कंट्रोलर को इस आदमी ने पैसे दे दिए। ठीक है, कितने रुपए दिए, 50 लाख करोड़, अनगिनत 1000, 100 करोड़, 50 लाख दे दिए, इतने सारे दे दिए। ठीक है, तो देखो कमेंट में मत बताना कितने दिए, मैंने भूल गया दोबारा से बट। तो देखो, इसने कंट्रोलर को पैसे दिए। अब कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर जाता है भागा 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 किसके पास, वो जाएगा CA के पास। किसके पास, CA के पास। ना मुन्ना ना, CA नहीं, आपके दिमाग में जो CA आ रहा है वो वाला CA नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है ये होती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। क्या होती है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। किसके पास जाता है भागा भागा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास। अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी को बोलता है भाई साहब मैंने इस बंदे से लिए 1 करोड़ 50 लाख 75 करोड़ 1000 2 करोड़ 90 लाख 312 अच्छा 80,000 इतने पैसे लिए। फिर मैं भूल गया था, थोड़ी मिसयूज हो गई, पहले वाला जो अमाउंट था वो अलग है, ये अलग है। तो देखो, इसने इतने पैसे खाए हैं कंट्रोलर ने इससे। ठीक है, और इसने बोला मैं थोड़े पैसे ना तुम्हें भी दूंगा, खोपचे वाले आ गए। ठीक है, तो इसने बोला मेरे से 5,000 रुपये ले लो और भाई का डिजिटल सिग्नेचर बना के दे दो। तो इसने बोला चलो हम ले लेंगे, 5,000 हम भी खाएंगे। तो फिर इसने खा लिए कुछ पैसे। ठीक है, अब ये गई भागी 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 किसके पास, कंट्रोलर अथॉरिटी गई PKI के पास। क्योंकि PKI क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक छोटा सा पार्ट होता है PKI, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला मैं तुझे क्या करूंगा, लाइसेंस देता हूँ इशू कर किसी के भी, मैं पैसे खाऊंगा थोड़े से। तो इसने बोला देखो इसको थोड़े पैसे चाहिए, तो इसने 5,000 में से कुछ पैसे इसको दिए। तब इसने क्या करा, इसको पावर्स दे दी, इसको पावर दे दी सेंट्रल अथॉरिटी को, इसके पास पावर आ गई। अब इसने क्या करा, अब ये क्या क्या चीजें कर सकती है वो देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है। देखो जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई इसमें लिखा हुआ है, देखो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के जो मेथड्स है वो क्या करेगी, इशू करेगी, पब्लिशिंग करेगी, उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्ट्रोकिंग, रिवोकिंग, अचीविंग डिजिटल सर्टिफिकेट्स। जब तक डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तो इसने पावर इसको दे दी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, इसने बना दिया डिजिटल सिग्नेचर। अब इसने कंट्रोलर के पास गया, फिर से भागा भागा, बोला ले भाई तेरा सिग्नेचर सर्टिफिकेट तैयार हो गया। कंट्रोलर ने क्या करा, ओरिजिनेटर के हाथ सेंड करवा दिया। अब ये ओरिजिनेटर क्या होता है, ओरिजिनेटर क्या है, तो देखो ओरिजिनेटर कौन होता है, जो हमारे सिग्नेचर सर्टिफिकेट को हमारे घर तक पहुंचाता है। तो इसने अपने नीचे सबऑर्डिनेट रखा था ओरिजिनेटर, जिसने पहुंचा दिया कंज्यूमर को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो ये थी स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, अपना डिजिटल सिग्नेचर खुद बनवाओ, पैसे ज्यादा लगते हैं। ये मोरल ऑफ द स्टोरी है, बाकी कमेंट में आप बता देना जो भी स्टोरी है। तो अब हम बात करते हैं, फोकस करते हैं अपनी स्टोरी के बाद अपने टॉपिक पे। तो देखो जो मैंने स्टोरी बताई है सेम ऐसा ही इसमें है बिल्कुल। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है द सक्सेस ऑफ सेंडिंग वेरीफाइंग सिक्योर डिजिटल साइड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एंड कंटीजेंट अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द रोबस्ट। उसके बाद नीचे लिखा
इंफ्रास्ट्रक्चर नोन एज द पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। इंग्लिश मेरे को इतनी आती नहीं है तो इसमें जो लिखा मोटा मोटा मैं हिंदी में समझाता हूँ। देखो पीकेआई सीधा सीधा क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है जो डिजिटल सिग्नेचर को इशू करवाने का काम करती है। इशू से लेके पूरा का पूरा डिस्पैच कराने तक के सारे काम पीकेआई करती है और पीकेआई अपने नीचे सबऑर्डिनेट रखती है जिसका नाम क्या होता है, मैंने बताया था। पीकेआई किसको देता अपनी पावर, सेंट्रल अथॉरिटी, यहाँ पे मैंने लिखा था, ठीक है। सेंट्रल नहीं बोलते इसको, सर्टिफिकेट अथॉरिटी बोल सकते हो, सर्टिफाइंग अथॉरिटी बोल सकते हो। सर्टिफाइंग अथॉरिटी अपनी पावर देती है कंट्रोलर को। कंट्रोलर किससे लेता है, कंज्यूमर से, और कंट्रोलर भिजवाता है किसके हाथ है, ओरिजिनेटर के हाथ भिजवाता है जो कि मिडल मैन होता है, ठीक है। ये सारी स्टोरी इसलिए मैंने आपको समझाई थी पहले ही। अब उसके बाद देखो ए पीकेआई कंसिस्ट सर्टिफाइंग अथॉरिटी, एक जो पीकेआई है वो अपने नीचे एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी कंसिस्ट करती है जिसका काम होता है मेथड्स ऑफ इशूइंग, पब्लिशिंग, इनका सबका काम क्या होता है, मेथड्स ऑफ इशूइंग, किस तरह से डिस्पैच कराएगा, इशू कराएगा, ठीक है। स्ट्रोकिंग, रिवोकिंग एंड री अचीविंग डिजिटल सर्टिफिकेट, सारी चीजें इसका काम करवाना होता है। उसके नीचे लिखा है यहाँ पे मैंने, डिजिटल सर्टिफिकेट आर डिजिटली साइंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के ही एक जैसा होता है और उसको पहले ही री एडवांस में साइन किया गया होता है, कंप्यूटराइज्ड, विच वेरीफाइंग द होल्डर दैट द पब्लिक एंड प्राइवेट की आर हु दे क्लेम टू बी। कह रहा है पब्लिक की या प्राइवेट की, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, जो यूज कर रहा है अगर कोई वो क्लेम करता है तो सारा क्लेम उस पर आता है, ठीक है। तो ये थी इसकी कुछ मोटा और पतली बातें। हम पढ़ेंगे छोटी और मोटी बातें। तो नीचे लिखिए 5.2 में छोटी मोटी बातें, यहाँ पे लिखा है अपॉइंटमेंट एंड फंक्शन ऑफ कंट्रोलर। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट एंड फंक्शन ऑफ कंट्रोलर क्या होता है। देखो मैंने बताया था कंट्रोलर का काम क्या होता है। सबसे पहले तो कंट्रोलर क्या करता है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी से बनाने की रिस्क लेता है, वो बनवा के आगे कंज्यूमर तक पहुंचाता है। तो इस कंट्रोलर के काम जो है ना वो 3 सेक्शन में बांटे गए हैं। सेक्शन 17 to 19 हम तीनों सेक्शन पढ़ने वाले हैं, 17, 18, 19 हम इसी में पढ़ेंगे, डोंट वरी कराते हैं। तो देखो पहला जो आता है सेक्शन 17 पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसेज। कह रहा जब कंट्रोलर किसी से अपॉइंटमेंट लेता है, किसी सब्सक्राइबर के पैसे लेता है, खाता है, वो किस लिए, डिस्पैच कराने के लिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो क्या होता है सेक्शन 17 ऑफ आईटी एक्ट प्रोवाइड। आईटी क्या है, आईटीआई तो सुना होगा बहुत बार, ये आईटी क्या है। तो देखो आईटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। प्रोवाइड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड द ऑफिस to a regulatory framework authority. It empowers that the central government to appointed the controller of CA. कह रहा है कि कंट्रोलर का काम होता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी की डिमांड्स को चेक करना, उसकी पावर्स को मानना, ठीक है। और ये सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है ना, ये गवर्नमेंट के कहने पे कंट्रोलर को अपने नीचे अपॉइंट करती है, ठीक है। जिसका नाम हमने क्या बोला था, कंट्रोलर के ऊपर जो काम करता है सीए, और सीए के ऊपर कौन होता है, गवर्नमेंट, पीकेआई मतलब कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, समझ आ गया। तो देखो अब इसके काम क्या होता है, सेक्शन 17 में लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसेज अमेंडेड वाइड ITAA 2008। मैंने ITAA 2008 का जिक्र अपने यूनिट 4 में भी किया है, यूनिट नंबर 3 में भी किया, यूनिट नंबर 2 में भी किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी पहले उनको देख लेना, फिर आपको ये आराम से समझ आ जाएगा ITAA है क्या, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है द कंट्रोलर शैल शुड डिस्चार्ज द फंक्शन अंडर द एक्ट सब्जेक्ट ऑफ द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द CG। कह रहा है CG मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, CA मतलब सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रली सॉरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया कि जो कार्ड है कंट्रोल कैसे डिस्चार्ज कराता है, पहले उसके पैसे लेता है, उसके बाद जाता है ओनर पे, ठीक है। अपने बड़े बॉस पे जाता है, बॉस से बोलता है मेरे को कार्ड बनवाना है, कुछ पैसे वो रखता है, कुछ पैसे खुद रखता है, देन उसके बाद वो कार्ड इशू करवाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, देयर शैल बी सील ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर। कह रहा है कि वहां पर कोई भी सील नहीं होती, जो कंट्रोलर होता है उसका कोई ऐसा ऑफिस नहीं होता स्पेसिफाइड, क्योंकि वो क्या है, एक अपॉइंटमेंट सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट रखा गया है किसके नीचे, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के नीचे, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ कंट्रोलर, देखो ये पॉइंट नंबर 2 आ गया। सेकंड पॉइंट में है यहाँ पे सेक्शन नंबर 18, ठीक है। सेक्शन 17 में अभी तक क्या करा कंट्रोलर ने, आपने देख लिया। अब 17 इसके बाद 18 पहला आता है एक्सरसाइजिंग सुपरविजन एंड एक्टिविटीज ऑफ CA। जितनी भी CA की एक्टिविटीज होती है कंट्रोलर उनको देखता रहता है, सुपरवाइजिंग करता रहता है, उन पे प्रैक्टिस करता है, ठीक है। सर्टिफाइंग पब्लिक कीज एंड द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सेकंड पॉइंट आता है सर्टिफाइंग पब्लिक की और सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो होती है उनके लिए, दोनों के लिए काम करता है। थर्ड आता है लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय द CA। कह रहा है जो भी CA स्टैंडर्ड सेट करेगा उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के स्टैंडर्ड को फॉलो करना कंट्रोलर का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे स्पेसिफाइंग फ्रॉम द फॉर्म ऑफ कंटेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड द की।
कह रहा है किसी भी की को बनाना या फिर किसी भी सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करवाना, ये सारा कंट्रोलर के कामों के अंदर आता है। उसके बाद अगला आता है यहाँ पे लेइंग डाउन द ड्यूटीज ऑफ सीए, जितनी भी सीए की ड्यूटी है उन सबको अपने ऊपर ले लेना, ठीक है, ये सारी चीजें कंट्रोलर करता है। उसके बाद आएगा, अब हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट नंबर 3 जो कि है सेक्शन 19। सेक्शन 19 है, यहाँ पे मैंने लिखा रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन सीए बाय कंट्रोलर। सेक्शन 19 में क्या आता है, वेयर एनी सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर सब सेक्शन 1, किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी अगर कोई भी अंडर सेक्शन 1 के किसी भी कंट्रोलर को अपॉइंट करती है और वो अगर किसी से पैसे लेकर उसके कार्ड इशू करवाता है, डिस्पैच कराता है, तो ये काम उसका होता है, तो यहाँ पे आप कोई क्लेम नहीं कर सकते उसके लिए कि वो क्यों पैसे खा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एंड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट बाय इशू ऑफ सीए, सिग्नेचर सर्टिफिकेट तो इशू करना सीए का ही काम होता है, बस कंट्रोलर क्या करता है वहां तक पहुंचाने के आपको पैसे लेता है, ठीक है, उसके एविडेंस चेक करने के पैसे खाता है। एंड द वैलिड फ्रॉम द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, और इस पर्पस में ये जो एक्ट बना है इस एक्ट में सब चीज लीगल है, ठीक है। तो अब इसके बाद के कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं वो मैं आपको लिखवाता हूँ, आप इसको उतारो। तो अभी मैंने जो बताया था वो आपने उतार लिया होगा, तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ, उसके नीचे के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर 2, द कंट्रोलर में इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज कंट्रवेड एनी ऑफ द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट टू द मेड ग्रांटेड रिकॉग्निशन, मतलब कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो होती है ना उनके पास कुछ ऐसे मतलब कि वो होता है अप्रूवल जो वो अपने कंट्रोलर को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो रिजेक्शन है वो हो सकता है, या फिर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो या तो अप्रूव हो जाएगा या वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर्स उनके पास होती है जो ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको प्रोवाइड करी जाती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 5.3, आपका जो टॉपिक है वो 5.3 पे आ गया। यहाँ पे लिखा था लाइसेंस टू बी इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, मतलब कि लाइसेंस कैसे इशू होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पे लिखा मैंने सबसे पहले ये जो है ना ये सेक्शन किसके आता है, ये देखो ये अंडर सेक्शन 21 एंड 22, ये दो सेक्शन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 21 एंड 22। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 21। पहला, सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन सबसेक्शन सेकंड, मतलब कि जो प्रोविजन है ना ये पूरा का पूरा सबसेक्शन सेकंड के अंदर आता है। एनी प्रोविजन मे बी मेक एंड एप्लीकेशन टू द कंट्रोलर, ये जो एप्लीकेशन है ना ये फॉर्म फिलअप करना, एप्लीकेशन भरवाना, अप्रूवल करवाना क्लाइंट का, ये सारा काम कंट्रोलर के अंडर में आएगा। फॉर ए लाइसेंस, और कोई भी लाइसेंस के लिए टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इशू करना है तो। सेकंड पॉइंट नंबर आता है नंबर, यहाँ पे लिखा है नो लाइसेंस शैल बी इशूड अंडर सबसेक्शन 1, अंडर सबसेक्शन 1 कहता है कि लाइसेंस कब इशू नहीं किया जाएगा, द अनलेस एप्लीकेंट फुलफिल सच रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफिकेशन। अंडर सेक्शन 1 कहता है लाइसेंस जब इशू नहीं करा जाएगा जब जो आपका क्लाइंट है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाता, चाहे वो क्वालिफिकेशन को लेके हो, चाहे वो किसी भी तरह के फॉर्म फिलअप करने को लेके हो, चाहे वो उसकी स्टडी को लेके हो, ठीक है, अगर वो एलिजिबल नहीं है तो उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। नंबर 3, सर्टिफिकेट्स आर मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सीजी, यहाँ पे लिखा है जो सर्टिफिकेट्स है ना ये सारे के सारे सीजी द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो ये जो इन्होंने अप्रूवल बनाया है ना कि लाइसेंस कब इशू करा जाएगा कब नहीं करा जाएगा, इसकी सारी टर्म एंड कंडीशन जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन अप्रूव करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अथॉरिटी को देती है, अथॉरिटी कंट्रोलर को बताती है, कंट्रोलर अपने क्लाइंट्स को बताता है कि भाई ये चीजें आपका लाइसेंस इशू करने के लिए मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर आता है सेक्शन सेकंड, मतलब कि सेक्शन नंबर 22 पे आ गए। IT एक्ट 2000 प्रोवाइड, IT एक्ट 2000 के अंदर यहाँ पे बताया गया है इट शैल बी फर्दर एक्कम्पेन्ड बाय ए फी नॉट एक्सीडिंग द 2500, यहाँ पे नहीं लिखा 2500, यहाँ पे लिखा सीधा सीधा 25,000, ठीक है। मतलब कि अगर आपको लाइसेंस कोई भी इशू कराना हो अंडर सबसेक्शन 22 के अंदर तो आपकी फीस कम से कम यहाँ पे 25,000 आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, और आपके डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे लगेंगे। उसके बाद लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सीजी, मतलब कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है ये भी। सेक्शन 22 एप्लीकेशंस फॉर लाइसेंस कह रहा है, और अगर आपको एप्लीकेशंस और लाइसेंस भरवाना है, मतलब कि लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो आप कैसे करोगे उसके लिए। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है एवरी एप्लीकेशन फॉर इशू फॉर ए लाइसेंस शैल बी एकम्पेस्ड, अगर कोई भी अपने लाइसेंस के लिए इशू करना चाहता है तो पहले उसको एक फॉर्म ऑफ फिलअप करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे है एक सर्टिफिकेट प्रैक्टिस स्टेटमेंट, और उसको ना एक सर्टिफिकेट प्रैक्टिस स्टेटमेंट दी जाएगी जिसमें आप एक डेमो के रूप में अपने लाइसेंस को इशू करवा सकते हो। थर्ड आता है द स्टैंडर्ड इंक्लूड ए स्टेटमेंट इंक्लूड द
प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट। एक ऐसा पर्सपेक्टिव रिलीज किया जाएगा जिसमें आपका जो एप्लीकेंट है, जो आपका क्लाइंट है, उसको ये देखना पड़ेगा कि उसकी आइडेंटिफिकेशन चेक करी जाएगी वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे 5.4 पे। तो देखो 5.4 में यहाँ पे लिखा है रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। अब लाइसेंस को रिन्यूअल कैसे कराया जाता है? ठीक है, एक बार लाइसेंस आपने अब बनवा लिया, अब आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा टाइम टू टाइम पे। ठीक है, वरना आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। तो आप कैसे करवाते हो उसको? तो ये जो है ये अंडर सेक्शन आता है 23 के, कह रहा है सेक्शन 23 IT एक्ट प्रोवाइड्स that the applications for renewal of license shall be such form as accompanies। पहली बात तो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फॉर्मा देंगे, फॉर्म आप जब फिल कर देते हो उसके बाद आपका लाइसेंस इशू के लिए अप्रूव हो जाता है। ठीक है, री इशू के लिए। उसके बाद लिखा है बाय सच, अगर आप फॉर्मा नहीं भरना चाहते, बाय सच फीस नॉट एक्सीडिंग ₹5000। री इशू करने की भी फीस होती है, लाइसेंस बनवाने की 25,000 और री इशू कराने की फीस है यहाँ पे 5,000। ठीक है, ये मिनिमम फीस होती है और मैक्सिमम भी बोल सकते हो। मैक्सिमम लाइसेंस के डिपेंड करता है कितने साल के लिए आपको री इशू कराना है एक बार में, उसके हिसाब से फीस ज़्यादा होगी। तो मिनिमम आपकी फीस है यहाँ पे 5,000 अगर आपको लाइसेंस इशू करवा के रिन्यू करवाना है। ठीक है, विच में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये रूल भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इंस्ट्रक्शन में डाल रखा है। सेक्शन 23 पहली चीज बोलता है इन सच ए फॉर्म, एक फॉर्म होता है जो आपको फिलअप करना पड़ता है। सच फीस नॉट एक्सीडिंग 5,000 बाय प्रिस्क्राइब बाय CG, कह रहा है 5,000 कम से कम मिनिमम फीस है अगर आपको अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराना हो तो। मेड नॉट बी लेस देन 45 डेज बिफोर, कह रहा है कि आपका जो लाइसेंस है बनने के 45 दिन के अंदर ही आता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस, अगर आपका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो रहा है उससे 45 दिन के पहले ही आपको एक नोटिस से आगे पता चल जाएगा आपका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर होने वाला है, देन आप नए लाइसेंस के लिए अप्रूव करवा सकते हो या फिर रिन्यू के लिए अप्रूव करवा सकते हो। तो ये था आपका रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। ठीक है, उसके नीचे पॉइंट नंबर आता है 5.5 जिसमें मैंने बताया कंट्रोलर्स पावर्स। देखो कंट्रोलर का पावर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो कंट्रोलर के पास पावर क्या होती है, मान लो ये क्या है हमारा कंज्यूमर है। ठीक है, कंट्रोलर ये रहा, तो कंट्रोलर क्या करता है, इसको लाइसेंस प्रोवाइड करता है, और कंट्रोलर जो है वो किससे लाइसेंस इशू करवाता है, वो करवाता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी से। सर्टिफाइंग अथॉरिटी किस पे चलती है, PKI पे, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पूरी चेन होती है। ठीक है, कंट्रोलर के पास क्या पावर होती है, देखो इसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है, मगर ये क्या इसको देता है अपनी पावर। ठीक है, इसका काम हल्का हो जाता कि, और ये है प्रेसिडेंट, मान सकते हो प्राइम मिनिस्टर है एक तरह से, ये प्रेसिडेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर है जैसे नरेंद्र मोदी। तो ये क्या करते हैं अपनी पावर इनको देते हैं। ठीक है, जो स्टेट के होते हैं ना प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, उनको देते हैं। तो ये चीफ मिनिस्टर है, सारी पावर इसके पास होती है। ठीक है, और ये अपने सब्सक्राइबर को कैसे ट्रीट करता है वो इसके हाथ में। उसके बाद यही हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखो सेक्शन 5.5 कंट्रोलर पावर ही है ना, ये सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं 24 से लेकर 29 तक। तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है सेक्शन 24 से 29 तक जो भी सेक्शन है वो सारे इसमें पढ़ेंगे, जिसमें हम कंट्रोलर की पावर को पहचानेंगे। तो पहला सेक्शन आता है 24, पहले मैं आपको बताता हूँ 24। सेक्शन 24 प्रोसीजर फॉर ग्रांट एंड रिजेक्ट ऑफ लाइसेंस। आपके कंट्रोलर के पास इतने अधिकार होते हैं कि वो आपका लाइसेंस या तो अप्रूव करा सकता है, ग्रांट करा देगा, या वो रिजेक्शन भी करा सकता है आपके लाइसेंस को अगर वो नहीं चाहता आपका लाइसेंस बनवाना। ठीक है, उसके पास रिजेक्शन की भी पावर होती है। द कंट्रोलर में बी रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1। अंडर सबसेक्शन 1 की एक रिसिप्ट आती है जो कंट्रोलर के पास होती है। सेक्शन 21 भी बोलते हैं उसको। यहाँ पे लिखा है आफ्टर कंसीडरिंग द डॉक्यूमेंट्स, जब सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, कंट्रोलर जब सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है तब वो आगे CA के पास भेजता है जो लाइसेंस इशू करवाती है। उसके बाद लिखा है ग्रांट और रिजेक्शन द लाइसेंस। कंट्रोलर के पास अभी मैंने बताया था पावर होती है, अगर आपका लाइसेंस ग्रांट भी करा सकता है और रिजेक्शन भी करा सकता है। इसके सेक्शन 24 मैंने बता दिया। 25 से 29 तक जितने भी और बाकी सारे टॉपिक्स बताता हूं, तो पहले आप इसको उतारो। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था, अभी हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 25 से लेके सेक्शन नंबर 29 तक। ठीक है, 28, 29 जितने भी सेक्शन है सारे मैं आपको बताने वाला हूं, जो भी कंट्रोलर्स के पावर्स होते हैं और जो भी सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले देखो कंट्रोलर्स की अगर पावर की बात है तो सेक्शन नंबर 25 में जो कंट्रोलर को पावर मिलती है उसका यहाँ पे नाम मैंने लिखा है सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस बाय कंट्रोलर। एक जो कंट्रोलर है उसके पास ये पावर होती है, वो किसी भी क्लाइंट्स का लाइसेंस भी सस्पेंशन करवा सकता है। कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है IT एक्ट प्रोवाइड। ये जितने भी सारे के सारे हैं ना, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर आएंगे सारे के सारे ही पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने IT एक्ट प्रोवाइड, और IT एक्ट प्रोवाइड देखो यहाँ पे आपको सब में मिल जाएगा, हर पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है, मेंशन करा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं सबसे पहले
द कंट्रोलर शैल पब्लिश द नोटिस ऑफ सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, द केस मे बी इन द डाटाबेस मेंटेन बाय हिम। कह रहा है जो कंट्रोलर है उसके पास इतनी पावर होती है, वो किसी भी क्लाइंट का लाइसेंस जो है वो रिवोकेशन भी करवा सकता है और कैंसिलेशन भी करवा सकता है, मतलब कि सस्पेंड भी करवा सकता है। कह रहा है एक बेसिस के ऊपर करवा सकता है। यहाँ पे लिखा है केस मे बी इन द डाटाबेस मेंशन्ड बाय हिम, मतलब कि जो वो डाटाबेस बनाता है, जो आपकी जो फाइल्स लेता है, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है वो चेक करता है। अगर उसने बोल दिया आगे सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कि भाई ये जो बंदा है ना ये फ्रॉड करने वाला है, ठीक है, और इसको जो है लाइसेंस इशू नहीं करना चाहिए, तो कंट्रोलर जो है उसका लाइसेंस इस तरह से मतलब कि सस्पेंड करवा देता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है पहली चीज, द कंट्रोलर मे बी इफ द सेटिस्फाई आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी। अगर कंट्रोलर सेटिस्फाइंग इंक्वायरी करता है और देखता है कि जो क्लाइंट है वो उसकी एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे वो उसको सेटिस्फाई नहीं होता तो वो सस्पेंड करा देता है। उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुल होनी चाहिए सबसे पहले कंट्रोलर की, फिर वो आगे भेजता है, ठीक है। द कंट्रोलर मे बी इफ रीजनेबल कॉज ऑफ टू बिलीव दैट रीजन ऑफ द ग्राउंड फॉर रिवोकेशन बाय ए लाइसेंस। कह रहा है और कंट्रोलर जो उसमें से एक ऐसा पॉइंट छांटता है, मतलब कि ऐसी वैलिड रीजन छांटता है जो आगे वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को बता सके कि मैंने इसका लाइसेंस इस वजह से सस्पेंड करवाया है या इस वजह से रिवोकेशन में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसके अंदर यहाँ पे आता है सबसेक्शन 1, ये सबसेक्शन 1 के अंडर आता है। पॉइंट नंबर 3 लिखा है यहाँ पे नो सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ये नंबर नहीं है, ये नो है। और सी ए मैंने आपको बताया था सर्टिफाइंग अथॉरिटी हुज लाइसेंस हैज बीन सस्पेंड शैल इशूड बाय ई सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफाइंग, यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट ड्यूरिंग सच सस्पेंशन। कह रहा है अगर जो कंट्रोलर है वो किसी का लाइसेंस अगर सस्पेंड कराता है तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने अगर जिसका भी लाइसेंस एक बार सस्पेंड कर दिया तो उसको ई सिग्नेचर भी इशू नहीं करा जाएगा, ठीक है। ई सिग्नेचर बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को, वो भी इसको इशू नहीं होता। ये आता है सबसेक्शन 25 में। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 26 आता है आईटी एक्ट प्रोवाइड। देखो मैंने हर जगह बताया था आईटी एक्ट के अंदर सारी डेफिनेशन है। नोटिस ऑफ सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस बाय कंट्रोलर। एक कंट्रोलर जब नोटिस इशू करता है, यहाँ पे बताया था सस्पेंड करता है, यहाँ पढ़ेंगे जब वो नोटिस इशू करता है, सस्पेंड से पहले वो नोटिस भेजता है क्लाइंट तक कि आपका लाइसेंस मैं सस्पेंड करवा रहा हूँ, इस वजह से हो सकता है, अगर आप चाहते हो तो आप आगे कोई उसमें उपाय लगा सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ए फर्स्ट पॉइंट आता है वेयर द लाइसेंस ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी सस्पेंड एंड रिवोकेट द कंट्रोलर शैल बी पब्लिश इन नोटिस। अगर किसी का भी लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैंसिल करती है तो कंट्रोलर उसके लिए एक नोटिस लिख के भेज सकता है ऑफ सच द सस्पेंशन और रिवोकेशन, उसके सस्पेंशन और रिवोकेशन को लेकर। उसके बाद लिखा है उसका जो डाटाबेस है वो मेंटेन होना चाहिए, वो चेक होगा, ठीक है। वेयर वन और मोर रिपेस्ट्री, यहाँ पे लिखा है वेयर वन एंड मोर रेस्पिरेटरीज एंड रिवोकेशंस एज द केस मे बी इन द सच रेस्पिरेशन। यहाँ पे लिखा है अगर मान लो कोई भी कंट्रोलर अगर किसी का भी लाइसेंस अगर इशू नहीं करवाता या सस्पेंड हो जाता है तो उसका कोई एक कारण नहीं होता, उसके काफ़ी सारे मैनी वे से कारण हो सकते हैं, काफ़ी सारी रेस्पिरेटरीज हो सकती है जिसकी वजह से उसका लाइसेंस इशू नहीं होता, ठीक है। कभी कभी एलिजिबल नहीं होता, कभी कभी क्या होता है उसकी क्राइटेरिया जो होती है ना उसमें कोई ना कोई छोटी सी भी अगर मिस फॉल्ट निकल गया तो भी लाइसेंस इशू नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट सीधा इसको इशू करती है, ना कि कंट्रोलर इशू करता है। वो तो एक सबऑर्डिनेट है जो बीच में पहुंचाता है मिडल मैन की तरह। उसके बाद पॉइंट नंबर यहाँ पे आता है 3rd, जिसका नाम है सेक्शन 27 कंट्रोलर पावर टू डेलीगेट। कंट्रोलर के पावर होती है कि उसको डेलीगेट कैसे करा जाए। यहाँ पे लिखा है आईटी एक्ट प्रोवाइड द कंट्रोलर में इन राइटिंग ऑथोराइज द डेप्टी कंट्रोलर एंड असिस्टेंट कंट्रोलर। जो कंट्रोलर होता है ना उसके पास पावर होती है किसी को भी डेलीगेट कराने की, और अगर आप चाहते हो कि कंट्रोलर की पावर को देखना तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा डेप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर के पास, ठीक है। ये दोनों कंट्रोलर की पावर को अच्छे से समझते हैं। और एनी ऑफिसर टू एक्सरसाइज, और अगर कोई भी बड़ा ऑफिसर है जो कंट्रोलर के ऊपर, उनके पास पावर होती है कि कंट्रोलर को समझाने की, ठीक है। एनी ऑफ द पावर बाय कंट्रोलर, पावर ऑफ कंट्रोलर। और ये जो लोग होते हैं ना डेप्टी कमीशन हो गया या फिर ये हो गया असिस्टेंट कंट्रोलर हो गया, डेप्टी कंट्रोलर हो गया, डीसी या फिर एसी, ये लोग पावर प्रोवाइड करते हैं कंट्रोलर को, ठीक है, एक तरह से आगे अपने बिजनेस करने की। उसके बाद पॉइंट नंबर यहाँ पे आता है 28, सेक्शन 28 पे आ गए कंट्रोलर पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉन्ट्रवेंशंस। कंट्रोलर के पास पावर होती है कि वो किसी भी
मतलब कि किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन या कॉन्ट्रवेंशन कर सकता है आपके सर्टिफिकेट्स को लेकर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो आगे सर्टिफाइंग अथॉरिटी पे देगा, उसका काम बस वहां पहुंचाना है और सर्टिफाइंग अथॉरिटी ही सारे चीज देखेगी डिजिटल सिग्नेचर को बनाने के लिए, नहीं। सर्टिफाइंग अथॉरिटी खुद कंट्रोलर को इसलिए रखती है ताकि वो पहले जांच कर ले उसको एलिजिबल है या नहीं है, तब वो आगे उसको फाइल को भेजे, ठीक है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? कंट्रोलर। यहाँ पे लिखा है IT एक्ट प्रोवाइड्स द कंट्रोलर ऑफ एनी ऑफिसर ऑथोराइज बाय हिम एंड बिहाफ ऑफ द टेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई भी ऑथोराइज्ड होगा या फिर कोई भी ऑफर होगा या फिर ऑफिसर होगा, वो क्या करता है? ऑफिसर अपने इन्वेस्टिगेशन को इजी करने के लिए अपने नीचे कुछ बंदों को रखता है, सबऑर्डिनेट्स भी उनको बोलते हैं, जो कि कंट्रोलर का काम करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन एंड कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन एक्ट रोलर्स, यहाँ पे लिखा है मैंने, रूल्स एंड रेगुलेशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड शैल बी एक्सरसाइज सच पावर। कह रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कंट्रोलर के पास पावर्स होती है, वो किसी की भी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकता है, उसको चेकआउट कर सकता है, और इस पावर को उससे कोई भी नहीं छीन सकता। अगर आप चाहो कंट्रोलर से वो पावर लेना आप नहीं ले सकते जब तक DC या AC उसको डेलीगेट ना करे। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन नंबर 29 आता है, यहाँ पे लिखा है एक्सेस ऑफ कंप्यूटर एंड डेटा टू कंट्रोलर्स। कह रहा है जितने भी एक्सेस होते हैं, जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, सबका एक्सेस कंट्रोलर के पास होता है। कंट्रोलर के पास ज़्यादातर काम दिया जाता है क्योंकि सर्टिफाइंग अथॉरिटी थोड़ा काम करे और उनको है ना बस क्या होता है, चेक करना होता है। अगर उसने अप्रूव कर दिया कंट्रोलर ने, देन उस पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इशू करके भेज देगी, ठीक है। बस इतना काम होता है साइन करने का, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है यहाँ पे डेटाबेस, मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास जो बुक में पॉइंट आ गया वो है 5.6, ठीक है। 5.6 में बताने वाला हूँ आपकी बुक का जो टॉपिक है। यहाँ पे लिखा है इशू सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होते हैं उनको कैसे इशू करा जाता है, कौन से सेक्शन में आएगा इशू वाला, वो भी बताऊंगा। सस्पेंशन कब होता है और रिवोकेशन किस केस में होता है और कौन से सेशन में आएगा, ठीक है। सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ पे एक चीज और लिखी है, IT एक्ट डील्स विद द डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। जो मैंने बताया था अभी आपको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो क्या करता है, हर चीज को डील करता है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज है, चाहे वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट हो, कैसा भी हो, ठीक है। और इसके अंदर पढ़ने वाले हम सेक्शन 35 से 39 तक मैंने यहाँ पे आपको लिखा है। यहाँ पे हमने पढ़ा था 25 से 29, यहाँ पढ़ेंगे 35 से 39। तो मैं सारे सेक्शन बताऊंगा, इसको उतारो फिर उसके बाद नेक्स्ट में आपको लिखवाते हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी तक जितना मैंने बताया था आपने वो उतार लिया होगा। तो अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखो सेक्शन की बात अभी मैंने बताई थी, सेक्शन 35 से 39 तक मैं आपको बताऊंगा। तो सारे सेक्शन क्लियर करवाता हूँ। तो देखो सबसे पहले है सेक्शन नंबर 35। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है द एप्लीकेंट होल्ड द प्राइवेट की। जो एप्लीकेंट होता है, जो भी सब्सक्राइबर होता है जिसने एप्लीकेशन भरी है इशू करवाने के लिए अपना सिग्नेचर सर्टिफिकेट, उसके पास क्या होगा, एक अपना एप्लीकेंट के पास एक अपनी प्राइवेट की होती है, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग द पब्लिक की, जो कि पब्लिक की से उल्टी होती है, कोरस्पॉन्डिंग होगी। टू बी लिस्टेड द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, जो भी ना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसको बनवाते समय उसके पास अपनी एक प्राइवेट की होनी जरूरी होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ रहा है बी, द एप्लीकेंट्स होल्ड द प्राइवेट की विच इज कैपेबल फॉर द क्रिएटिंग ए डिजिटल सिग्नेचर। जो एप्लीकेंट है उसके पास प्राइवेट की होना काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होता है, जो कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में भी मदद करती है। जब आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करवाते हो अथॉरिटी से, तो वो आपसे पूछती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, तो आप कंट्रोलर को दिखाते हो। उसके बाद पूछती है आपने अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो दिखाई दी, सारी चीज़ें आपकी चेक करती है, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 36, रिप्रेजेंटेशन अपॉन इंश्योरेंस एंड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। आप किस तरह से अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे। पहला पॉइंट है इट हैज कंप्लेंट ऑफ द प्रोविजन टू द एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय दिस। जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल अथॉरिटी चेक करती है, जो बनाती है, उसको आपको नेगलेक्ट या नेगलेक्ट नहीं करना है, उससे आपको लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। आपने जो अपनी सर्टिफिकेट में जो चीज़ें लिखी हैं आपको एज इट इज उन पे खड़े उतर के वहाँ दिखाना होता है। पॉइंट नंबर सेकंड है द सब्सक्राइबर होल्ड द प्राइवेट की कोरस्पॉन्डिंग द पब्लिक की लिस्टेड द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जो सब्सक्राइबर होता है उसके पास एक प्राइवेट की के अनदर एक पब्लिक की होनी चाहिए, जो कॉपी पब्लिक की तरह ही दिखती है, ठीक है। और प्राइवेट की का काम क्या होता है और पब्लिक की का काम क्या होता है, ये मैंने चैप्टर 2 में भी बताया था, आप जाके उस वीडियो को भी देख लेना। थर्ड चीज आती है द सब्सक्राइबर पब्लिक की एंड प्राइवेट की कंसिस्ट द फंक्शनिंग ऑफ,
की पेयर, जो सब्सक्राइबर होते हैं उनके पास पब्लिक और प्राइवेट की दोनों होनी चाहिए, ठीक है। एक तरह से दोनों नहीं कह सकता मैं, क्योंकि देखो दोनों की दोनों कॉपी पेयर होती है। अगर आप बोलो पब्लिक की क्या होती है और प्राइवेट की क्या होती है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो चैप्टर 2 में भी बनाई थी, आप जाके वहां से देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट सेक्शन, जो कि सेक्शन नंबर 37 है। सेक्शन नंबर 37 में लिखा हुआ है सस्पेंशन ऑफ DSC। अब हमने देखा कि सस्पेंशन कैसे होता है और सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ये कब होता है और कैसे होगा। द सर्टिफाइंग अथॉरिटी में सस्पेंड द सच सर्टिफिकेट दैट ओपिनियन दैट सच ए स्टेप नीड टू बी टेकन इन पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ पे इन्होंने बोला एक चीज साफ साफ, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है अगर उसको ये पता चल जाता है कि आपने जो अपना ओपिनियन दिया है या जो आपने अपनी रूल्स रेगुलेशन दिखाई है उनमें कुछ खराबी है, वो कुछ गड़बड़ी है, वो आपके कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, वहां पर आपका जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसको वो कैंसिल कर देती है, सस्पेंड कर देती है। उसके बाद लिखा है सच सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सस्पेंड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 15 डेज। जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसको सस्पेंड करने से पहले 15 दिन पहले ही आपको एक नोटिस दिया जाएगा, जिसमें आपको लिखा जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट सस्पेंड होने से अगर आप बचाना चाहते हो तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन करनी पड़ेगी। उसके बाद लिखा है अनलेस द सब्सक्राइबर्स हैज बीन गिवन ऑन बीइंग हर्ड, कह रहा है और जो सब्सक्राइबर इसको मान लेता है, जो इस कंडीशन को पूरा कर लेता है, उसका सब्सक्राइबर का कैंसिल नहीं होता डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, अनदर उसको दूसरी वाली पार्टी का कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है सेक्शन नंबर 38 रिवोकेशन ऑफ DSC। DSC को आप किस तरह से रिवोकेशन कराते हो, ठीक है। इसकी 2-3 कंडीशंस हैं। इसमें क्या आता है, वेयर द सब्सक्राइबर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम मेक रिक्वेस्ट टू दैट। या तो जो पर्सन है जिसका सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ है या फिर हुआ है उसको रिवोकेशन करवाने के लिए वहां पे जाना पड़ेगा, वहां से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो आपका सर्टिफिकेट दोबारा रीइश्यू करने के लिए या रिवोकेशन कराने के लिए। या फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है अपॉन द डेथ ऑफ सब्सक्राइबर। अगर जो सब्सक्राइबर है या जो एप्लीकेंट है अगर वो डेथ हो जाती है उसकी या मर जाता है वो, तो उसका जो रिवोकेशन है वो अपने आप ही जो कंपनी है वो कर देती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 अपॉन वाइंडिंग अप कंपनी एंड फर्म डिसोल्यूशन। अगर फर्म जो है वो मान लो कि खत्म हो जाती है, डिसोल्यूशन हो जाती है, या फिर जो वाइंडिंग है वाइंडिंग अप हो जाता है, साल खत्म हो जाता है या पार्टनर्स छोड़ के चले जाते हैं, उस केस में भी यहाँ पर अपना जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो रिवोकेशन आराम से हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर लास्ट है हमारा सेक्शन 39। सेक्शन 39 में लिखा हुआ है नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन। जो नोटिस है वो कब आता है, रिवोकेशन कब होता है, ठीक है, सस्पेंशन का। पहला पॉइंट आता है वेयर ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सस्पेंड और रिवोकेट अंडर सेक्शन 37। अंडर सेक्शन 37 के आपने अभी पढ़ा था ऊपर, जब रिवोकेशन होता है, सस्पेंड होता है, उससे 15 दिन पहले ही आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का नोटिस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है द CA पब्लिशिंग ए नोटिस एंड सच द सस्पेंशन एंड रिवोकेशन। आपके सस्पेंशन को लेके और रिवोकेशन को लेके सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एक नोटिस पब्लिश करती है, ताकि उनके क्लाइंट्स को पता चल सके कि उनके क्लाइंट्स का रिवोकेशन हो रहा है या सस्पेंशन हो रहा है और आप उसको देख सको, ठीक है। इन द केस में भी इन रिपोर्टिंग, यहाँ पे लिखा है रेस्पिरेटिंग स्पेसिफाइड इन DSC। कह रहा है कभी कभी क्या होता है मैसेज से नहीं आता है तो फिर आपको जाके वहाँ पता करना पड़ेगा, ठीक है। आपको रेस्पिरेटरी अगर नहीं भेजा जाता कि आपका सस्पेंड क्यों किया जा रहा है, कोई वैलिड रीजन नहीं है, तब आप जाके अथॉरिटी के पास या कंट्रोलर जिससे आपने इशू करवाया है आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हो। उसके बाद ये सारे सेशन खत्म हो जाते हैं। सारे सेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा आता है 5.7 पॉइंट नंबर, जिसका मतलब है साइबर अपीलियंट ट्रिब्यूनल। देखो साइबर अपीलियंट क्या होते हैं, गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है, वो अपने नीचे कुछ बंदों को हायर करके रखती है ताकि वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स को इशू कर सके अपने सब्सक्राइबर्स और क्लाइंट्स को। और सब्सक्राइबर और क्लाइंट्स को जब वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करती है तो उसमें कुछ ट्रिब्यूनल्स आती है जिनको हैंडल करने के लिए कुछ सेशंस बनाए गए हैं। उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में आपको बताऊंगा और सारे सेशंस बताऊंगा, ठीक है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। The Cyber Appellant Tribunal has power in the respect of ordering passed by the any educatory officer। कह रहा है कोई एजुकेटरी ऑफिसर होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, ऑथोराइज करती है, उनके पास ये पावर होती है कि वो साइबर अपीलेंट के द्वारा केस कर सके और उन लोगों पे केस चला सके, मुकदमा चला सके, ठीक है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे सिविल कोर्ट्स हैज बीन बेरिड ऑन द एंटरटेनिंग एंड सूट ऑफ प्रीसीडिंग। अब ये जो केस है साइबर अपीलेंट के जितने भी अंडर केस आते हैं सारे सारे सुप्रीम कोर्ट अपने चेक करती है, वही इसको जज करती है आगे, ठीक है। इन द केस ऑफ रिस्पेक्ट एंड एनी मैटर विच एन
एडजुकेटरी ऑफिसर ट्रिब्यूनल एम्पावर्ड टू हैंडल। और यहाँ पे क्या होता है, सारी पावर किसके पास होती है, एडजुकेटरी ऑफिसर्स के पास होती है, जो अपने सर्टिफाइंग अथॉरिटी को भी देती है और अपने कंट्रोलर्स को भी प्रोवाइड करती है कि ट्रिब्यूनल्स के केस में कौन कौन से सेशंस आपको यूज करने हैं। सेक्शंस यहाँ पे मैंने बताए हैं। आईटी एक्ट के अंडर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके अंडर 48 से लेकर 62 तक के सेक्शंस हैं जो ट्रिब्यूनल में यहाँ पे आपकी बुक में हैंगे। तो मैं सारे बताने वाला हूँ, तो इसको उतारो, इसके बाद नेक्स्ट में आपको लिखवाता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी हम करवाने वाले हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 48 से स्टार्ट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, सेक्शन नंबर 48 में जो ट्रिब्यूनल है उसका यहाँ पे बताया है द साइबर रेगुलेशन अपीलियन ट्रिब्यूनल। देखो, जो साइबर अपीलियन ट्रिब्यूनल होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में कैट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ CAT तो इसको होता है साइबर अपीलियन ट्रिब्यूनल। तो आप इसको प्लीज ऐसा मत सोचना कि ये CAT कैट क्या चीज़ है, ठीक है, बता दिया। उसके बाद लिखा है द साइबर रेगुलेशन अपीलियन ट्रिब्यूनल शैल बी कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन कॉल्ड ए प्रिस्क्राइबिंग ऑफिसर। कह रहा है सेक्शन नंबर 48 में क्या हुआ था, जब साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल बनाया था तो पहले जो सोचा करते थे ना, तो साइबर अपीलेंट में सिक्योरिटी जो थी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि अभी ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक बंदे को यहाँ पे ऑफिसर के रूप में, एज ए जज के रूप में बैठाया था, जो कौन था, कॉल्ड एज ए प्रीसीडिंग ऑफिसर। वो प्रीसीडिंग ऑफिसर था। पहले वहाँ पे सिर्फ 1 पर्सन की जगह होती थी, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नोटिफाइड इस्टेब्लिश 1 और मोर एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल। जब उन्होंने देखा ट्रिब्यूनल ज़्यादा बढ़ते हैं तब उन्होंने अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको बढ़ाना चाहा, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 49 आता है कंपोजिशन ऑफ साइबर अपीलियंट ट्रिब्यूनल। द कैट कंसिस्ट, मैंने बताया था कैट मतलब होता है साइबर अपीलियंट ट्रिब्यूनल, कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन एंड सच मेंबर्स ऑफ द CG। कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ चेयरपर्सन्स भी अपॉइंट करे थे साइबर के ट्रिब्यूनल्स में, ठीक है। उसके बाद लिखा है मे बी नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट्स। बी पार्ट में द चेयरपर्सन ऑफ कैट मैनी मे ट्रांसफर ए मेंबर्स ऑफ सच ट्रिब्यूनल फॉर बेंच टू बेंच। यहाँ पे लिखा है जब साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल्स के केस जब बढ़ गए थे, जब ट्रिब्यूनल ज़्यादा बढ़े, तो उन्होंने जो अपने चेयरपर्सन थे उनको क्या करा, चेयरपर्सन को ब्रांच टू ब्रांच भेजने का सोचा। तब उन्होंने क्या करा, सपोज करो जैसे कि देखो एक गुड़गांव ब्रांच है, ये दिल्ली और ये नोएडा, ठीक है। तो देखो 3 ब्रांच है, तो इसमें अलग चेयरपर्सन रहेगा, इसमें अलग और इसमें अलग, ठीक है। पहले क्या होता था, 1-2 बंदे रखा करते थे जो सारे को हैंडल करते थे एक जगह से, मगर अब इन्होंने सबकी जगह अलग अलग एक चेयरपर्सन रखने की सोची। आगे उन्होंने बताया इसी तरह सेक्शन नंबर 15 में क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ कैट। मतलब कि जो कैट के अंदर चेयरपर्सन रखे जाएंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होने वाली है उसके बारे में उनके मेंबर्स को बताएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट आता है ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए चेयरपर्सन ऑफ ए कैट। कह रहा है अगर कोई अपॉइंटमेंट के लिए जाता है चेयरपर्सन के और अगर वो कैट में क्लियर नहीं हो पाता, अनलेस उसकी डिस्क्वालीफाइड हो जाता है या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या सेटिस्फेक्शन पावर उतनी नहीं होती जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, तो अथॉरिटी उसको अपने चेयरपर्सन के रूप में अडॉप्ट नहीं करती है। उसके बाद लिखा है अनलेस ही इज हैज बीन और इज क्वालिफाइड बी एज ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। और उसके जो पावर्स है उसको जज कौन करता है, वो करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट देखता है कि कौन सा मेंबर चेयरपर्सन बनने के योग्य है, लायक है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 51 इट एक्ट्स मतलब कि यहाँ पे लिखा है इट नहीं, सॉरी ये गलती से मैंने लिखा है, यहाँ पे आएगा IT एक्ट कंटेंट्स, सही लिखा है यार। IT एक्ट कंटेंट्स, फर्स्ट पॉइंट है द चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ द साइबर ट्रिब्यूनल एक्ट शैल होल्ड ऑफिसर इन द टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स। जो भी कैट के अंदर ऑफिसर लिया जाता है या फिर कोई भी ऑफिसर जो बनाया जाता है, रखा जाता है, वो कम से कम मैक्सिमम या मिनिमम 5 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। मिनिमम तो बोल सकते हो 5 ईयर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे लिखा है from the date on which of the enters upon his like office or until attains to the age of 65 years। कह रहा है अगर वो जिस दिन ऑफिस में काम करने आते हैं तब से लेके कम से कम उनकी जो एज है, कम से कम मतलब अगर वो रिटायर भी लेना चाहते हैं तो 5 ईयर की होती है मिनिमम, आप 5 साल तक काम कर सकते हो एज अ साइबर में, मतलब कि एज अ चेयरपर्सन बन के। और यहाँ पे अगर बात करें रिटायरी एज की, तो देखो रिटायरी एज जो होती है वो होती है हमारी 65 ईयर्स की, ठीक है। चेयरपर्सन की 65 ईयर पे रिटायरमेंट की यहाँ पे एज बताई है। इस तरह से अंदर उसके नीचे एक पॉइंट और बताएं एंड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल के बाद स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिज सिलेक्शन द चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑन ए कैट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने चेयरपर्सन्स को कैसे सिलेक्ट करती है, यहाँ पे बताया एज द केस मे बी शुड
shall have been retire for the services before joining as such chairperson और members। जब वो ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद वो ये देखा जाता है कि कौन सा जो है बेस्ट कैंडिडेट है, कौन सा मेंबर बेस्ट है चेयरपर्सन के लिए, तब उनको छांटा जाता है और उनको छांटने के बाद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो अथॉरिटी देती है उसके हिसाब से वहाँ पे डिसाइड करना होता है कि कौन सा जो चेयरपर्सन है वो किस ब्रांच में जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 52 जिसमें लिखा हुआ है सैलरी अलाउंस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ कैट। कह रहा है अब सैलरी यहाँ पे बताई जाती है, जो चेयरपर्सन है उसकी सैलरी अलाउंस कितना होता है, कितना डिडक्शन होता है और कितना प्रॉफिट अर्निंग वो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे उनके कुछ कंडीशंस बताएंगे। कंडीशंस में क्या है, सर्विस ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स कैट, जो भी आप कैट के अंदर जितने भी मतलब कि चेयरपर्सन है उन सबकी सर्विस क्या होती है, वो क्या क्या तरह से लोगों को अपनी कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और अपने सब्सक्राइबर को वहाँ पे हैप्पी रखने के लिए वो क्या क्या करते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 53 of IT Act provides that the situation of any vacancy occurring in the office of presiding officers। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर छांटे जाते थे पहले कैट में क्या होता था, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर रखा जाता था, उसके नीचे 2-3 सबऑर्डिनेट्स रखे जाते थे। अब उसको बढ़ा दिया गया, अब यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो है ना सेंट्रल अथॉरिटी क्या करती है 2 या 3 से ज़्यादा भी रख सकती है। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है वो उनको देखते हैं कि इसकी वैकेंसी कैसी है और वैकेंसी अगर खाली होती है तो वो और ज़्यादा भी रखती है। आगे लिखा है ऑफिसर्स ऑफ साइबर अपीलियन ट्रिब्यूनल द सीजी शैल अपॉइंटेड अनदर पर्सन। अगर लगता है उनको वैकेंसी खाली है वहाँ पे साइबर ऑफिसर की या फिर चेयरपर्सन की, तो वो अनदर पर्सन को भी वहाँ पे अप्लीकेंट्स करती है, वहाँ पे फॉर्म निकालती है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 54, यहाँ पे लिखा है रेजिग्नेशंस एंड रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ कैट। अगर कोई भी कैट या फिर ये बोल सकते हो कैट और या फिर वो अपने साइबर जो वो है क्या बोलते हैं साइबर ट्रिब्यूनल है उसके ऑफिसर्स को रिजाइन करना चाहता है या रिमूव करना चाहता है, उनकी पदवी से हटाना चाहता है, तो उन मेंबर्स को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कैट में, तो वहाँ पे वो चीज़ें बताइए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है द IT Act प्रोवाइड्स द चेयरपर्सन एंड ए मेंबर ऑफ कैट शुड नॉट बी रिमूव। कभी भी हम उनको हटा नहीं सकते उनकी पदवी से, मतलब कि कैट से। ठीक है, किसी भी चेयरपर्सन को या किसी भी मेंबर को फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सपेक्ट बाय अनदर ऑर्डर ऑफ सीजी, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर या कोई नोटिस ऐसा नहीं आता जिसमें वो बोले कि हमको अभी ये जो मेंबर है इसको निकालना होगा। ठीक है, किसी भी वैलिड रीजन से, कोई ऐसे अनदर रीजन से नहीं निकाल सकते। उसके बाद लिखा है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेव ऑफ इनकैपेसिटी आफ्टर द इनइक्विटी। अगर कोई भी मिसबिहेव या फिर इनइक्विटी किसी में मतलब कि जाति वाति का भेदभाव या किसी भी तरह का भेदभाव इनइक्वालिटी करता पकड़ा जाता है तो उसको उन केस में वहाँ से रिजाइन करना पड़ता है, किसी भी मेंबर हो चाहे वो कोई चेयरपर्सन हो। ठीक है, मेड बाय द जजेज एंड द सुप्रीम कोर्ट। ये जो फैसला है जजेज या सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाता है। इन विच द चेयरपर्सन ऑफ मेंबर्स कंसर्न्ड हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ चेंज अगेंस्ट हिम, और उसके बदले कोई दूसरा जो है चेयरपर्सन या मेंबर वहाँ पे रखा जाएगा या बनाया जाएगा अगर वो हटाया जाता है तो। एंड द गिवन टू रिसेंबल अपोजिट, यहाँ पे लिखा है सॉरी अपोजिट नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ द बीइंग हैड इन रिस्पेक्टिव ऑफ दिस चार्जेस। और कह रहा है उसके जो अपॉर्चुनिटीज है उसको अवसर दिया जाएगा किसी दूसरे को ताकि वो किसी दूसरे चेयरपर्सन के जो कार्य हैं जो उसके काम है वर्क्स हैं उनको संभाल सके। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से रेजिग्नेशन यहाँ पे करा जाता है। तो ये कोई नॉर्मली बंदा नहीं कर सकता, कोई भी ऐसे हटा नहीं सकता किसी को भी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट उसको अथॉरिटी नहीं देता उसको रिजाइन करने की। उसके पीछे भी एक वैलिड रीजन हो जो कि चाहे इनइक्वालिटी हो चाहे वो इनकैपेसिटी हो चाहे वो मिसबिहेव हो, तब उसको निकाला जाएगा, कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स जो सेक्शन मैंने बताए। अभी यहाँ पे आए हैं, अभी तक हम करवा चुके हैं सेक्शन नंबर 54, 59 तक रहते हैं, तो मैं बाकी भी लिखवाता हूँ, आप इसको उतारो फ्रेंड्स। तो अभी हम बताने वाले हैं जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे 54 सेशन तक, अब मैं बताऊंगा 55 जो सेशन नंबर है वहां से आपके सारे। ठीक है, तो पहले लिखा है ऑर्डर कंस्टिट्यूटिंग कैट। यहाँ पे बताया जो ऑर्डर कंस्टिट्यूटिंग होते हैं वो कैसे होते हैं। ऑर्डर कंस्टिट्यूटिंग एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल टू बी फाइनल एंड नॉट, यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया, नॉट टू बी इनवैलिडेट दिट्स प्रीसीडिंग। अगर आप किसी भी चीज़ का ऑर्डर देते हो, अगर मान लो आपको ई सिग्नेचर बनाना है या डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है, तो जब आप ऑर्डर देते हो उसके बाद वो डेगलेक्ट नहीं हो सकता, उसको आप कैंसिल नहीं करा सकते। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है
ऑर्डर कंसिडरेटिंग में अगर आपने एक बार दे दिया तो उसके आपके अमाउंट लगते हैं कम से कम 25,000 मिनिमम अमाउंट मैंने आपको बताया था, और उसके बाद रीइश्यू करने के लगते हैं 5,000। और अगर आप इसको कैंसिल कराते हो तो वहाँ पे आपको ड्रॉबैक क्या है, आपको एक भी अमाउंट वापस नहीं मिलता, ठीक है, ऑर्डर कंसिडरेटिंग कैट के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 56। यहाँ पे लिखा है स्टाफ ऑफ द साइबर अपीलियन ट्रिब्यूनल। जो इसका स्टाफ है उनके बारे में बताएं। पहला आता है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड द कैट विद सच ऑफिसर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो कैट के अंदर कुछ अपने ऑफिसर्स को इंक्लूड करती है, जैसे कि पहला मैंने बताया था प्रीसीडिंग ऑफिसर्स होते हैं, एंड उसके बाद एम्प्लॉइज एज द गवर्नमेंट में लाइक टू थिंक। कह रहा है उसके बाद कुछ मेंबर्स भी इसमें ऐड करे जाते हैं जो गवर्नमेंट ही अपनी तरफ से अलॉट करके भेजती है, ठीक है। 57 आता है सेक्शन नंबर 57 में अपील ऑफ कैट, मतलब कि अपील टू कैट। हम किस तरह से कैट के लिए अपील कर सकते हैं, अपनी फॉर्म को वहां पे फिल कर सकते हैं। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द अदर मेड एंड द एडजुकेटरी ऑफिसर्स। अगर कोई भी एडजुकेटरी ऑफिसर्स की पोस्ट पे जाना चाहता है या बनना चाहता है विद द कनेक्ट ऑफ द पार्टीज, तो सबसे पहले तो उसको कंसर्ट पार्टी से अपना अप्रूवल लेवाना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है शैल बी फिल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 45 डेज। 45 दिन का टाइम मिलता है, 45 डेज के अंदर आपको अपना एक फॉर्म फिलअप करके जमा कराना पड़ेगा। फॉर्म द ड्यू ऑन विच ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर मेड बाय द कंट्रोलर। आपको कंट्रोलर से जो कॉपी मिलती है, आपको कंट्रोलर के पास एक प्रोफॉर्मा मिलेगा, वो आपको भर के वहाँ पे सबमिट कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है और एडजुकेटिंग ऑफिसर इज रिसीव्ड बाय द पर्सन। और जो एडजुकेटिंग ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो पर्सन्स होते हैं उनसे कंट्रोलर जब परफॉर्मा लेके फिलअप करते हैं तो एडजुकेटिंग ऑफिसर जो होते हैं वो पर्सन से वो फॉर्म ले लेते हैं। लेने के बाद उसको रिक्वेस्ट में सेंड कर दिया जाता है, फिर बाद में उसके एलिजिबिलिटी, उसके डिस्पैच करवाना कार्ड, उसके बाकी सारी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। जब वो वेरीफाई हो जाते हैं देन उसके बाद फिर आपको जो सुप्रीम कोर्ट है वो अप्रूव करती है कैट में अपील करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे सेक्शन नंबर 58, जिसमें लिखा है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ द CAT, ठीक है, जो प्रोसीजर्स होते हैं और जो उसकी पावर्स होती है कैट की। तो यहाँ पे सबसे पहला लिखा है एक द कैट शैल नॉट बी बाउंड ऑन द प्रोसीजर्स लेड डाउन। मतलब कि जो कैट होता है वो किसी भी बाउंड्री के अंदर बंधा हुआ नहीं है, वो स्वतंत्र है अपने अधिकारों को लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद लिखा है बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और ये जो है हाई कोर्ट द्वारा एक सिविल प्रोसीजर होता है। अगर कोई भी मिसबिहेव या कोई भी ऐसा करता है जो मिसलीड कर रहा है कैट के रूल्स को, तो वहाँ पे एक्शन ले सकती है। उसके बाद बोला 1908 बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर जस्टिस एंड सब्जेक्टिस टू द अदर। यहाँ पे लिखा है प्रोविजन एक्ट, कह रहा है एक प्रोविजन एक्ट है 1908, ठीक है। इसके तहत जितने भी गाइडेंस हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी उसके सिद्धांत हैं, वो सारे के सारे आपको समझाए जाएंगे, पूरा आपको प्रोसीजर बताया जाएगा कैट का, फिर आप उसके लिए अप्लाई करते हो, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट नंबर 59, मतलब कि जो सेक्शन नंबर 59 है उसमें लिखा है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन बिफोर कैट। कैट में आने से पहले आपको एक लीगल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म बनाना पड़ता है, उसको भरना पड़ता है और फिर आपको वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है अपना, ठीक है। सेकंड आता है उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन नंबर 60 लिमिटेशंस एक्ट 1963 टू अप्लाई टू अपील द साइबर अपीलियन ट्रिब्यूनल। अगर आप साइबर अपीलियन ट्रिब्यूनल में अप्लाई करते हो, अप्लाई करने का जो सेशन है वो 1963 के अंदर कुछ लिमिटेशंस आती है। लिमिटेशंस क्या होती है, लिमिटेशंस में आपको वहाँ पे बताया जाएगा आपको अगर कोई कमी है वो ठीक करनी होगी, आपके अगर कोई डिस्क्वालीफाइड है उसको आपको पहले प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा अगर आप अपीलेंट करना चाहते हो तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सेक्शन 61। सेक्शन 61 के यहाँ पे लिखा है बार ऑन ज्यूरिकेशन ऑफ सिविल कोर्ट, मतलब कि जो ज्यूरिकेशन सिविल कोर्ट है उसके अंदर वहाँ पे जो है ना, आप जब अप्लाई करते हो तो सिविल कोर्ट वो चेक करता है आपकी सारी चीज़ें। अगर आप फ्रॉड करते हो या किसी भी फ्रॉड केस में पकड़े गए तो आपको वहाँ से जेल या सजा भी होती है, ठीक है। सेक्शन नंबर 62 जिसमें लिखा है अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट डिसीजन द कैट। कह रहा है अगर आप कैट के डिसीजन से ठीक हो, अगर आप चाहते हो कि जो हाई कोर्ट है उसका डिसीजन ठीक नहीं लग रहा आपका, अगर आपको ऐसा लगता है या फिर जो कैट है उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, मिसचीट किया है, तो आप उसके लिए आप साइबर कोर्ट पे जा सकते हो या फिर आप सुप्रीम कोर्ट पे जाके अपील कर सकते हो कि हमने जो कैट का फॉर्म भरा था ना, कैट ने जो उसका रिप्लाई किया है वो हमारे को लग नहीं रहा वो ठीक है, ठीक है। तो उसकी चीज़ के लिए तो यहाँ पे आपके जो सारे सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर आता है लास्ट, आपका जो बुक का है लास्ट पॉइंट है आपकी बुक में, चेक कर लेना 5.8। और बाकी इसमें जो मैंने समझाया ये मेन हेडिंग्स मैंने आपको बताई, अगर आप फिर भी ब्रीफ में जाना चाहते हो आप बुक में पढ़ सकते हो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो देखो यहाँ पे आता है 5.8 ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस हम पढ़ने वाले हैं।
यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर क्राइम्स एंड प्रोवाइड्स फॉर द पेनल्टीज ऑफ दीज ऑफेंस। ऑफेंस मतलब होता है ऐसे क्राइम जो कंप्यूटर द्वारा करे जाते हैं, किसी भी तरह का साइबर क्राइम है जो कंप्यूटर द्वारा करा जाता है, उसके ऊपर जो पेनल्टीज लगाई जाती है उन पेनल्टीज को सेक्शंस के अंदर बांट दिया गया है। अगर आप कोई भी क्राइम करते हो तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू सेक्शन आपको लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इट कंटेन्स सेक्शन 65 टू 78। तो मैं अभी आपको बताऊंगा सेक्शन 65 से 78 सारे सेक्शन जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताए। पहला सेक्शन आता है सेक्शन 65, ये यहाँ पे लिखी दिया मैंने, लिखा है इट मतलब कि IT एक्ट प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट अप टू 3 years और विद ए फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹2 लाख। अगर आप कोई भी सेक्शन 65 के अंदर बोला, अगर आप किसी भी ऑफेंस में पकड़े जाते हो तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए की जुर्माना देना पड़ेगा, साथ ही साथ 2 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है, आपकी पनिशमेंट पे डिपेंड करता है। और उसके साथ साथ आपको वहाँ पे नोटिस राइट करके देना पड़ेगा कि आप अगली बार कुछ ऐसा नहीं करोगे। उसके बाद लिखा है और विद बोथ wherever knowledgeable and interventionally tampers with the computer's code source documents। और आपके पहले सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे कि आप जो काम करते हो वो लीगल है या इलीगल है, तो वो कोर्ट सारा आपको बताएगी, उसके हिसाब से आपकी पनिशमेंट को तय करेंगे। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस। अब कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस क्या होता है? कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस कौन से होते हैं? देखो ये सारे ऑफेंस ही कंप्यूटर रिलेटेड होते हैं, पहली बात तो समझ लो। उसके बाद लिखा है इफ एनी पर्सन डिसऑनेस्टी एंड फ्रॉडेंटली डज एट एक्ट रिफर्स टू द इन केस ऑफ सेक्शन 43 ही शैल बी पनिशेबल विद द इम्पर्समेंट एंड यहाँ पे लिखा है ए टर्म्स फॉर्म ए टर्म्स विच मे बी एक्सटेंड ऑफ द 3 years। अगर कोई भी एक्शन करता है, मतलब कि कोई भी कंप्यूटर के द्वारा डिसऑनेस्टी या फ्रॉडेंटली के केस में पकड़ा जाता है, तो उसको सेक्शन 43 के अंडर पनिश किया जाएगा और साथ ही साथ 3 साल की उस पर जेल भी हो सकती है, ठीक है। अब डिसऑनेस्टी और फ्रॉडेंटली के बीच में मैं एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ। देखो नीचे लिखा है डिसऑनेस्टली असाइंड सेक्शन 24। जो डिसऑनेस्टली होता है ना वो सेक्शन 24 के अंडर पनिशेबल होता है, और उसी के साथ साथ फ्रॉडेंटली जो होता है वो आता है सेक्शन 25 के अंदर, ठीक है। आपको अगर फ्रॉडेंटली का केस है तो सेक्शन 25 आप पे लगेगा, नहीं तो आपको 24 लगेगा डिसऑनेस्टी में। उसके साथ एन इंडियन पैनल कोड, और जो इंडियन पैनल कोड है, सुप्रीम जो हाई कोर्ट है, वो आपको जज करेगी, वो तय करेगी। आपका लाइसेंस भी रद्द कर सकती है, आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी आपको ले सकती हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पे लगाई जा सकती है। तो इसके बाद जो सेक्शंस है वो मैं लिखवाता हूँ, पहले आप इसको उतारो। अभी तक मैंने आपको जो टॉपिक्स बताए थे उसमें मैंने बताया था कि इसके अंदर 2 सेक्शंस बताए थे, 24 और 25 का। साथ ही साथ उसमें एक सेक्शन और था 43 का, तो मैं ये सेक्शन अभी आपको बताऊंगा। सेक्शन नंबर 43 क्या होता है, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने वही सेक्शन 67 68 पे, ठीक है। तो देखो सेक्शन नंबर 43 में लिखा है पेनल्टी फॉर डैमेजेस टू कंप्यूटर सिस्टम एटसेट्रा। ये पूरा कंप्यूटर के बारे में है। तो कंप्यूटर में जितने भी डैमेजेस होते हैं उसके लिए भी पेनल्टी एक्ट बनाया है यहाँ पे सेक्शन 43। पहले में लिखा है एक्सेस और सिक्योर टू सच कंप्यूटर सिस्टम्स और कंप्यूटर नेटवर्क। जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं, चाहे उसका नेटवर्क हो चाहे उसकी एक्सेसरीज हो, उन सबको सिक्योर करने के लिए रखा गया है। डाउनलोड कॉपीज एंड एक्सट्रैक्ट टू डेटा कंप्यूटर्स डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे लिखा है अगर कोई भी कंप्यूटर से कोई भी डेटाबेस सिस्टम हो गया या फिर कोई भी डेटाबेस हो गया, नेटवर्क हो गया, एक्सेसरीज हो गई, PDF फाइल हो गई, सॉफ्टवेयर कुछ भी हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ें जो कंप्यूटर के अंदर है, अगर वो सिक्योर रखी जाएगी और उसको निकाल लिया जाता है, उसमें उसको पनिशेबल केस लगेगा सेक्शन 43 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन 43 के साथ साथ सेक्शन 66B में भी लिखा हुआ है पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। अगर आप पहचान लिए जाते हो किसके द्वारा चोरी की गई है या किसने एक चोरी करी है, तो उसको सेक्शन 66B के तहत उसको पनिशेबल करा जाएगा, पनिशमेंट आकर करी जाएगी, ठीक है। और ये पूरा सेक्शन 66B से लेकर लास्ट 66F तक चलते हैं, जो इसके सब सेक्शन आते हैं। मैं इसलिए सब सेक्शन को बता नहीं रहा, आप जाके बुक में रीड आउट कर लेना, एक एक लाइन की हेडिंग्स है, चैप्टर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद बात करते हैं मेन सेक्शन है 67, ठीक है। सेक्शन नंबर 67 क्या होता है? पब्लिशिंग ऑफ ऑप्शंस इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, जो भी ऑप्शंस है, उसमें जितनी भी तरह के अगर फॉल्ट देखे जाते हैं उसके लिए भी पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 68 पावर ऑफ कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शन। पावर ऑफ कंट्रोलर, जो कंट्रोलर होता है उसको एक डायरेक्शन दिया जाएगा, एक दिशा बताई जाएगी कि आपको इस दिशा में अपना वर्क करना है, ठीक है। और उसके जो मेंबर्स हैं या जो क्लाइंट्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको वो बताएगा कि आपको सही तरीके से किस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर इशू कराना है, ठीक है।
द कंट्रोलर मे बी ऑर्डर डायरेक्ट टू सीए, जो कंट्रोलर है वो सीधा किसका ऑर्डर मांगता है, सीए का। मैंने बताया था सर्टिफाइंग अथॉरिटी का ऑर्डर मानेगा, और एम्प्लॉय ऑफ द सच अथॉरिटी to take the measurable and crease carrying on the such activities specified in the orders of necessary to insecure compels विद प्रोविजन एक्ट। कह रहा है प्रोविजन एक्ट के अंडर जो कंट्रोलर है वो किसके ऑर्डर मानेगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के। और सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो एविडेंस मंगाती है जो क्लाइंट से या फिर जो भी क्लाइंट है उनका या जो सब्सक्राइबर है, तो कंट्रोलर वो एविडेंस उनको प्रोवाइड करेगा, ये उनकी पावर है, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 67 के बाद 68 के बाद 71। तो सेक्शन 71 में लिखा है पेनल्टी ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर आप मिस रिप्रेजेंटेशन करते हो, किसी को ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट का केस आता है, तब आपको क्या लगेगा, दैट एनी पर्सन फाउंड मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेसिंग, यहाँ पे लिखा है अगर पाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, कोई घोटाला करता है या फिर कुछ भी ऐसा करता है जो सामने वाले को नुकसान करने वाला है, ठीक है, उसमें वहाँ पे आपको एनी मटीरियल फैक्ट फ्रॉम द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल बी पनिश्ड बाय इम्प्रिजमेंट, तो उसको जेल हो सकती है, यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्रिजमेंट, ठीक है। और उसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो वहाँ पे इशू करेगी कि इस बंदे के लिए जेल करी जाए, ठीक है। फॉर द टर्म्स ऑफ द मैनी एक्सटेंड ऑफ 2 years, कम से कम यहाँ पे 2 साल की जेल होती है। और उसके साथ ही साथ ₹1 लाख, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ₹1 लाख विद द बोथ, आपके उस साथ साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा 1 लाख रुपए का, और प्लस 2 साल की जेल आपको होगी, ठीक है। मोस्टली केसेस में अमाउंट जो है ऊपर नीचे होता है, मगर जेल जो है 2 से 3 साल की मिनिमम होती है साइबर क्राइम के ऐसे केसेस में। यहाँ पे उसके बाद लिखा है सेक्शन नंबर 72 ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंटली एंड, यहाँ पे लिखा है प्राइवेसी। अगर आप किसी के प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ करते हो या फिर आप किसी का कॉन्फिडेंट लूज करते हो, तो उसमें क्या होगा, IT एक्ट पनिशमेंट फॉर ब्रीच एंड कॉन्फिडेंटली प्राइवेसी। तो इसके अंदर क्या होता है, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स बुक्स इंफॉर्मेशन एटसेट्रा, आप उनके बुक्स में से या उनके डेटाबेस में से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को लीक करते हो या उनकी प्राइवेसी को सपोर्ट जो एक्सेस कर लेते हो अपने फ़ोन में या फिर उसको थेफ्ट कर लेते हो, उस केस में यहाँ पे आपको सब सेक्शन 72A लगेगा। और उसके केस में आपको यहाँ पर भी जेल होती है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया, जो कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी बताती है, ठीक है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी चार्ज करेगी कि पर्सन को कितनी लंबी जेल होनी है और कितने रुपए का जुर्माना या फिर पैसे उसको जमा कराने पड़ेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 73 पेनल्टी फ्रॉम पब्लिशिंग फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर कोई किसी को गलत इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट देता है या प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने एक चार्जेस बनाए हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। अगर आप मिसबिहेव करते हो तो आपको प्रिजन भी हो जाएगी, जेल भी हो सकती है। यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडिंग फॉल्स मटेरियल मेकिंग टू अवेलेबल। अगर आप अपनी गलत आइडेंटिटी देते हो, कुछ लोग होते हैं जो गलत आइडेंटिटी देके बनवाना चाहते हैं कि भाई मेरा भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बन जाए, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको मिसबिहेव करके गलत बनवा लेते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से फॉल्स इन्फॉर्मेशन डलवा लेते हैं जो कि एक्चुअल में होती नहीं है। तो ऐसा अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके साथ वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखा है पर्सन विद इम्प्रिजमेंट विद एक्सटेंड द 2 years, 2 साल से ज़्यादा की उसको जेल प्रोवाइड करी जाएगी और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना उसके ऊपर भी रखा जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 74। यहाँ पे लिखा है पब्लिकेशन फॉर फ्रोडेंटली पर्पस। ये किसके लिए होता है, ये होता है अगर आप कोई भी फ्रोडेंटली पर्पस के लिए कुछ भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपका पर्पस ही फ्रॉड करने के लिए है, तो यहाँ पे आपको सेक्शन 74 आपको लगाया जाएगा। इसमें भी आपको सेम केस है, यहाँ पे भी 2 से अपॉन मतलब कि 2 से ज़्यादा साल की जेल होगी और प्लस यहाँ पे आपको 2 से 1 लाख रुपए का जुर्माना होता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 75, आपकी बुक में अभी नहीं दे रखा, तो सेक्शन नंबर 76 में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है कॉन्फिगरेशन ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड इक्विपमेंट्स। अगर आप किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड इक्विपमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करो, तो यहाँ पे लिखा IT एक्ट प्रोवाइड द कॉन्फिगरेशन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम एंड फ्लोपिंग। कह रहा है अगर आप किसी भी कंप्यूटर से छेड़छाड़ करते हो, कंप्यूटर में से कॉम्पैक्ट डिस्क गायब है, फ्लोपी गायब है, ठीक है, हार्ड डिस्क गायब है, उसका डेटा ही गायब है, तब उसको क्या होगा, वहाँ पे यहाँ पे लिखा है कॉम्पैक्ट डिस्क, टेप, डिवाइस और एनी अदर एक्सेसरीज, कोई भी एक्सेसरीज अगर गायब होती है रिलेटेड देयर टू इज रिस्पेक्टिव ऑफ, यहाँ पे लिखा है प्रोविजन एक्ट। इस प्रोविजन एक्ट के थ्रू, मतलब कि प्रोविजन एक्ट कौन सा है, सेक्शन 76 के थ्रू, ठीक है, शैल बी लाइबल ऑफ कॉन्फिगरेशन। कह रहा है कॉन्फिगरेशन मतलब होता है आपको उसमें पुलिस के हवाले करा जाएगा जब तक आप उसको दे नहीं देते, ठीक है, या तो आप उसको वापस कर दो, लौटा दो, नहीं तो आपको फिर आपके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। तो ये थे हमारे सेक्शन 76 तक। 78 इसका लास्ट सेक्शन है, तो 2 रहते मैं आपको वो लिखवाता हूँ, फिर चैप्टर को करते खत्म, बस होने वाला है।
तो अभी तक आपने वीडियो देखे हो तो वीडियो को लाइक कर लो, इतनी लंबी वीडियो तो भाई थैंक यू इतना देखने के लिए। तो मैं इसको उतरवाता हूँ, पहले आप इसको उतारो। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम बताने वाले हैं, देखो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो चैप्टर है पूरा फिनिश हो जाएगा। अब हम बताने वाले हैं यहाँ पे आपको सेक्शन 77 क्या होता है। मैंने 76 आपको बताया था, उसके बाद 77 देखो यहाँ पे लिखा है, ऑफ द IT एक्ट फर्दर प्रोवाइड दैट पेनल्टी ऑफ कन्फेशन प्रोवाइड्स अंडर दिस एक्ट शुड नॉट बी इंटरफेस विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर द लॉ इन द टाइम बीइंग्स इट्स फोर्सेस। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर मान लो कोई भी सब्सक्राइबर है या फिर कोई भी ऐसा क्लाइंट है जो IT एक्ट के लिए अप्लाई करता है और जो इसके लिए अप्लाई करता है अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए, और उसने अगर पाया जाता है कि उसने किसी भी तरह का फ्रॉड पहले कर रखा है या फिर अभी वो करने वाला है या उसके डॉक्यूमेंट्स अगर फेक निकलते हैं, तो उस पर पेनल्टी लगाई जाती है, चार्जेस देके छोड़ दिया जाता है। मगर अगर मान लो वो बनवाने के बाद भी उसको फ्रॉड में यूज करता है, फ्रॉड बनवा के यूज करता है, तो उसको फिर क्या करता है, अंडर IT एक्ट में बोला गया है सर्टिफाइंग अथॉरिटी उसको पुलिस के हवाले कर देती है, ठीक है। उसको ऊपर केस चलता है और फिर उसको पनिशमेंट और सजा दी जाती है। तो यहाँ पे बताया सेक्शन 77 में, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन और लिखी, यहाँ पे देखो सेक्शन 77B, द पुलिस इज ऑल्सो अलाउड टू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। अगर मान लो किसी के पास पता चलता है किसी ने फ्रॉड करके अपना डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करवाया है, तो पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है, उसको पता लगाने के लिए कि वो ऐसा है कौन। चाहे वो कोर्ट, हाई कोर्ट उसको परमिशन दे पुलिस को, चाहे ना दे, पुलिस अपना काम करने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद लिखा है सेक्शन यहाँ पे 77B में ही इसका B पार्ट है। उसके बाद द पुलिस कैन फाइल फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब कि जो पुलिस है ना वो सबसे पहले उनकी FIR दर्ज करती है कि इस बंदे ने इतने नाम से झोल किया है या इस बंदे ने डिजिटल सर्टिफिकेट बनाया है बल्कि फेक डॉक्यूमेंट्स देके, तो FIR पहले ही फाइल हो जाती है। ओनली इन केस ऑफ कंटिजेनेबल ऑफेंस, अगर कंटिजेनेबल ऑफेंस है तो इस केस में आपको पहले FIR पहले ही फाइल कर दी जाती है, अगर आप कोई भी मिस फ्रॉड करते हो तो। नेक्स्ट आता है इसके बाद लास्ट हमारा सेक्शन नंबर 77, ठीक है। सेक्शन 77 में है पुलिस ऑफर्स एम्पावर टू द इन्वेस्टिगेट्स ऑफेंस, मतलब कि ये कह रहा है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि पुलिस के पास है ना पहले से ही पावर होती है, ठीक है। पुलिस के पास पावर्स है कि वो अपने मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की बिना इजाजत के अपना इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दे। यहाँ पे लिखा है अंडर दिस एक्ट ए पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सबॉर्डिनेट्स ऑफ पुलिस। इसमें क्या होता है, जो पुलिस वाले हैं ना उनकी रैंक जो होती है कम से कम डिप्टी सबॉर्डिनेट से अबव लेवल की होगी, तब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कोई डिप्टी लेवल से नीचे की जो रैंक वाले पुलिस ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। एनीथिंग कंटेन्स इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, और यहाँ पे 1973 का क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो लगाया जाता है। ए पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर की लेवल से नीचे की जो रैंक वाले पुलिस ऑफिसर होते हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके बाद लिखा है शैल बी इन्वेस्टिगेटर दैट ऑफेंस अंडर द एक्ट, और इस एक्ट के जो अंडर पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो यही पता लगाते हैं कि किसने फ्रॉड करा है, कैसे करा है, जैसे मैंने अभी आपको सारे एक्ट में बताया, ठीक है। तो ये सारे ऑफेंस थे। ऑफेंस में मैंने आपको बताया कि आपको कहाँ से पेनल्टी लगती है, कैसे आप किसी के पावर्स को छीन सकते हो, कैसे आप पे केस होएगा, कितनी आपको मतलब कि जुर्माना फीस देनी पड़ेगी, ये सारा हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका लास्ट टॉपिक आता है 5.9 ओवरव्यू ऑफ GDPR एंड इंडियन डाटा प्रोटेक्शन रिजीम। तो देखो रिजीम का छोटा सा टॉपिक्स आपकी लास्ट बुक में दे रखा, आप जाके देख लेना। 105 जो पेज नंबर है उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बुक का भी पेज नंबर भी याद है देखो मेरे को। उसके बाद लिखा हुआ है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, मतलब कि GDPR का मतलब क्या होता है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, मतलब कि जो भी डाटा है उनको बचाने के लिए जो रेगुलेशन चलाए जाते हैं, क्रांतियाँ चलाई जाती है, उसको बोलते हैं GDPR। इज अलाउिंग टू ग्लोबल डिजिटल कंपनीज टू वर्क अंडर सर्टेन कंडीशन, लाइक कह रहा है जो भी इसकी अंडर कंपनी वर्क करती है, जो भी ग्लोबल वर्क करती है, तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है इसमें वर्क करने से पहले। 3 कंडीशंस हैं। पहला आता है नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब कि आप समाज सेवा के लिए वर्क करो, ठीक है। सेकंड आता है कॉन्फिडेंटली ऑफ द डेटा, अपने डेटा को कहीं भी आप सिक्योर रख सकते हो, कोई भी आपकी यहाँ पे छेड़छाड़ या प्राइवेसी इतनी हाई होती है, कोई भी आपकी छेड़छाड़ नहीं करता, ना आपको कुछ लीक करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आता है सोवरेनिटी एंड मैनी मोर, यहाँ पे लिखा है सोवरेनिटी एंड मैनी मोर। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है
वो आता है GDPR इज वर्किंग ऑन द कॉन्फिडेंटली ऑफ द डेटा ऑफ इंडियन सिटीजन्स। जो GDPR होती है ना वो वर्क करती है कहाँ पे, इंडियन सिटीजन्स के ऑथराइज में, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो इंडियन बंदे हैं उन सबके डेटाज यहाँ पे होते हैं, हर किसी का डेटा। तो आप किसी का भी डेटा लीक नहीं कर सकते, जैसे कि आपको पता होगा आधार कार्ड, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह हर चीज़ वहाँ पे होती है। उसके बाद लिखा है ए बिल ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, एक बिल जो पास किया गया है 2019 में, वो होता है बिल ऑफ प्रोटेक्शन डेटा, ठीक है। मतलब कि इसमें आपके हर किसी बंदे के जो डिजिटल सिग्नेचर इशू होते हैं सबकी जानकारी होती है, जो सरकार के पास अपने आप पड़ी रहती है, ठीक है। कोई भी अगर मिसलीड करता है तो उसको वहाँ पे पनिश कर सकते हैं। इस बिल में हर किसी की जानकारी मिल जाती है। यहाँ पे लिखा है ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड, और ये जो बिल है ये 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 2019 के अंदर। तो ये था आपका GDPR का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आपकी बुक्स जो है पूरी कंप्लीट हो जाती है। मैंने साइबर क्राइम एंड लॉ की यूनिट 1 2 3 4 5 यूनिट है, तो टोटली आज इस वीडियो के बाद मैंने 5 यूनिट खत्म करा दी, आपकी पूरी बुक फिनिश करा चुका हूँ, ठीक है। आप लोग हैप्पी हो गए होंगे, मैंने सारी वीडियो बना दी। तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैप्टर पे सारी वीडियोस आपको चैप्टर वाइज यूनिट वाइज आपको मिल जाएगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बुक आज हो जाती है कंप्लीट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ और, अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप नोट्स भी परचेज कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही, सी यू, टाटा बाय बाय। अभी के लिए इतना ही।